जो 6 लेन का हाईवे वीरभद्र सिंह जी ने निचले हिमाचल में बनवाया था और 4 लेन का उन्होंने ऊपरी हिमाचल में भी बनवाया था। उन्होंने कभी ऐसी विभक्तिकरण की राजनीति ऊपर और नीचे के साथ भी नहीं करी। जो 6 लेन का हाईवे वीरभद्र सिंह जी ने निचले हिमाचल में बनवाया था और 4 लेन का उन्होंने ऊपरी हिमाचल में भी बनवाया था। उन्होंने कभी ऐसी विभक्तिकरण की राजनीति ऊपर और नीचे के साथ भी नहीं करी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी देवी देवताओं को नमन करती हूँ और सोमभद्रा नदी के पास के आप लोगों को भी, और अपने बड़े भाई जैसे डीसीसी प्रेसिडेंट की, डोगरा जी की, प्रमोद जी की, दौलत राम जी की और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आभारी हूँ कि आप सबको यहाँ आमंत्रित किया। आज शाम तक जितनी की मुझे सूचना है और जो आपको भी सूचना है, 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। तो हम बात करेंगे कांग्रेस की वो 10 गारंटियां जिसमें समाज के हर तबके का ख्याल रखा गया है और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ओपीएस को लेकर है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है। और ये बात कहते समय कांग्रेस के पास इसका प्रमाण है कि कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में करके दिखाया है। होली के आसपास ओपीएस छत्तीसगढ़ में लागू हुई है और राजस्थान में भी लागू हुई है। तो उसी ओपीएस की हम बात करते हैं और यहाँ के कर्मचारियों को जिनको नवंबर 2004 से जो नई पेंशन स्कीम में जबरदस्ती उनके ऊपर थोपी गई थी, तो उससे निजात दिलाने की पहली हमारी 10 गारंटी में से पहली गारंटी वही है। फिर हमारी गारंटी है घर घर लक्ष्मी, 1500 रुपए प्रतिमाह, 18 वर्ष की उम्र से बड़ी सभी महिलाओं को ये पैसे इसलिए भी दिए जाएंगे कि जो महंगाई की मार पड़ी है, चौतरफा मार पड़ी है, उससे गृहिणी सबसे ज्यादा परेशान है। तो इसलिए वो एक चीज है। एक बात और है कि यहाँ पर तो फिर भी मैं ऐसा पाती हूँ कि आप लोगों को इतना पेट्रोल डीजल के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। मेरे स्टेट जहाँ मध्य प्रदेश से आती हूँ, डबल इंजन की सरकार है जहाँ, वहाँ पर हम 109 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाते हैं। तो खैर उसकी बात डबल इंजन पे तो मैं अलग से आपसे बात करूँगी। गारंटी की बात कर रही थी। हमारी एक गारंटी है 5 लाख रोजगारों की। और मैंने मुकेश अग्निहोत्री जी को सुना था, उन्होंने ये कहा था कि जो लोग आउटसोर्स्ड हैं 35,000 लोग, अगर हमारी सरकार आएगी तो उनको प्रॉपर तरीके से विधिवत सर्विस उनकी जो है उसको पक्की की जाएगी। तो वो हमारी गारंटी में नहीं है, लेकिन मैंने चूंकि पढ़ा और 5 लाख रोजगार की मैंने बात की। उसके अलावा 650 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड होगा जिससे युवाओं को उनका कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए वो इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। 300 यूनिट बिजली, उसका हम गारंटी देते हैं क्योंकि वो भी एक महंगाई से की ही कहानी है। यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली बनती है और आपको महंगी बिजली मिलती है। यहाँ सबसे ज़्यादा सीमेंट बनती है और आप लोगों को सीमेंट महंगी मिलती है। ये हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ। तो उस तरह से हम 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं। 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल हर विधानसभा में इसलिए लगाए जाएंगे क्योंकि आज हम सबसे ज़्यादा, जब हमारे बच्चे हैं तो उनको हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी पढ़ाना चाहते हैं और उनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो परिवारों पर उसका भी एक बोझ पड़ता है। और जिस तरह से वीरभद्र सिंह जी की सरकार के हाथ सबसे बड़ा रिकॉर्ड है प्राइमरी स्कूल खोलने का, तो उस लिहाज से आपके सामने ये प्रमाण भी है कि ये स्कूल जो हम खोलने की बात कर रहे हैं, ये गारंटी, ये वचन पूरा किया जाएगा। मोबाइल हॉस्पिटल होंगे, हर गांव में डॉक्टर, चिकित्सा सुविधाएं मोबाइल वैन में पहुंचेंगी। और जो छत्तीसगढ़ में हमारी 2 और ऐसी योजनाएं जिसमें 10 लीटर दूध गौ पालकों से लेना या भैंस पालकों से लेना और 2 रुपए प्रति किलो गोबर ये भी खरीदना, तो ये सारी चीजें हैं। बागबान, चूंकि ये प्रदेश ही सेब के बागानों का है, तो बागबान अपनी फसल की कीमत तय करेंगे। जो आज शिमला में सत्याग्रह कर रहे हैं, उनकी सेब की पेटियों पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। तो ये तो वो बातें हुई जो कांग्रेस जिसका वादा करती है, और भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं जो असल में जुमलों में तब्दील हो जाते हैं हर बार। जैसे नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम
69 हाईवेज बनाएंगे, तो वो तो यहाँ बने नहीं है राज्य में। ऐसे ही ये कहा गया था कि जिन लोगों की हम भूमि अधिग्रहित करेंगे, जब हम ये हाईवेज बनाएंगे तो हम उनको फैक्टर 2 के हिसाब से मुआवजा देंगे, यानी कि 4 गुना मुआवजा देंगे। अगर आप सभी पत्रकार यहाँ के लोग हैं, स्थापित हैं, आपको कोई एक व्यक्ति ऐसा मालूम है जिसको 4 गुना मुआवजा दिया गया है तो आप हमें जरूर बताइएगा। उसके बाद ये कहा था कि ऊना बिलासपुर रेलवे लाइन बनाई जाएगी। वित्त मंत्री थे, वित्त राज्य मंत्री थे अनुराग ठाकुर, लेकिन बजट नहीं सैंक्शन कर सके और जिस दिन प्रधानमंत्री आए उस दिन वो लिस्ट में से उसके शिलान्यास का, उसके उद्घाटन का नाम जो है वो हटा दिया गया। तो ये आप सभी जानते हैं। उसके अलावा जो 5 साल की उपलब्धि गिनाने के बजाय क्या गिना रहे हैं? 370 मोदी जी, जयराम ठाकुर जी का तो नाम ही पोस्टर से, फोटो ही हटा दिया गया। तो जिस मुख्यमंत्री पर भारतीय जनता पार्टी को खुद को भरोसा नहीं है, वो इस देश के लोगों को क्या उसको क्या वो भरोसा दिला सकते हैं कि जो काम कहते हैं वो करेंगे। महंगाई की मैं बात कर रही थी, मैंने कहा कि आपके यहाँ जो पेट्रोल है कुछ 98 या 95 रुपए प्रति लीटर है, मेरे यहाँ वो 109 रुपए प्रति लीटर है। इसी तरह से वहाँ एलपीजी की कीमत भी ज़्यादा है और इसकी भी कीमत ज़्यादा है, डीजल की कीमत भी ज़्यादा है। तो बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि रिवाज बदलेंगे और हम डबल इंजन की सरकार लाएंगे। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल सिर्फ इसीलिए दूंगी कि वहाँ डबल इंजन की सरकार को चलते हुए 10 साल हो चुके हैं और वहां पर आप देखेंगे, जैसा मैंने पेट्रोल डीजल के बारे में तो आपको बताया ही है, मेरे राज्य का वार्षिक बजट जो है वो 2,79,000 करोड़ है और वहां पर जो राज्य के ऊपर कर्ज है वो 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा का है, यानी कि श्रीलंका तो मध्य प्रदेश बन ही चुका है। वहां जिस तरह के महिला अपराध होते हैं टॉप में चलता है, टॉप 2 में तो रहता ही रहता है मध्य प्रदेश, वहां महिला अपराध चलते हैं। वहां बेरोजगारी भयंकर है और मुझे एक बात की बहुत खुशी है, आपके यहाँ पे आप लोगों पर गर्व भी है और उसके लिए मुझे कांग्रेस सरकार पर भी गर्व है कि यहाँ पे साक्षरता जो है केरल के बाद नेक्स्ट नंबर पे आपका ही प्रदेश है, जबकि मेरा प्रदेश 29 राज्यों में से 25वें नंबर पर है। अगर डबल इंजन की सरकार से कुछ होना था तो कम से कम स्कूल ही बनते। हमारे यहाँ एक खाद्य घोटाला हुआ है, उसमें क्या करा, लोगों के नाम पर राशन बटा हुआ दिखा दिया गया, पता नहीं किस पे, स्कूटी पे, स्कूटर पे, सबको एक लॉरी का नंबर दिखा के बता दिया गया। बहुत बहुत बड़ा घोटाला है वो। और हमारे यहाँ बाजू में अपने मैं घुमारवी में थी, वहां पे राजेंद्र गर्ग जी खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, वहां पर भी ऐसा ही घोटाला हुआ है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, मेरे यहाँ का युवा नशे में पूरी तरह धुत है। भारतीय जनता पार्टी ना तो रोजगार दे पाती है, तो अगर रोजगार नहीं दे पाती तो मुंद्रा पोर्ट से बहुत सारा ड्रग सप्लाई हो जाती है, मध्य प्रदेश में भेज दिया जाता है कि धुत रहो, तुम क्यों पूछोगे, सवाल ही नहीं पूछ सकते तुम। ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा जो अभी हाल रंजीत भाई ने बताया कि यहाँ पर जो सोनभद्रा नदी है वहां से अवैध उत्खनन हो रहा है। आपको मैं बता रही हूँ, नर्मदा नदी की रेत जो है पूरी उठा उठा के बहुत बड़ा डंपर कांड भी है हमारे यहाँ, और उससे ज्यादा बड़ा 200 डंपर भर के रेत रोज निकाली जाती है, नर्मदा जी को बर्बाद कर रहे हैं। आपके राज्य को यह कहा गया था कि ग्रीन बोनस दिया जाएगा, इतनी हरियाली है आपके यहाँ, यही भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी, लेकिन नहीं। यहाँ कहा था हिमाचल रेजिमेंट बनाएंगे, कहाँ बनी, वो तो खत्म हो जाती है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ की जो साक्षर जनता है वो इस छलावे में आएगी, इसमें मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है कि वो इस छलावे में नहीं आएगी। ये सब वहां होता है जहां शिक्षा का, एजुकेशन का स्तर कम होता है। यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं और तभी वो हर 5 साल में सरकार बदलते हैं, जिससे फायदा किसका होता है, जनता का होता है। एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी गलती से रिपीट कर देंगे, फिर यहाँ के लोगों के साथ भी वही होगा जो उन प्रदेशों के साथ हो रहा है जहां पे साक्षरता इतनी नहीं है। पूरी तरह से एक तो अहंकार, भयंकर अहंकार यहाँ के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। तो उस अहंकार से बचना है अगर, तो जिस तरह से बाई इलेक्शंस में, 4 बाई इलेक्शंस में और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हिमाचल की जनता का जो आशीर्वाद है वो कांग्रेस पार्टी को मिला है, वही मिलेगा। हम इसकी पूरा भरोसा करते हैं। और चूंकि कांग्रेस ऑलरेडी चुनाव शुरू होने के पहले ही, और बल्कि पिछले साल से, जब ये हमारा 7-8 महीने पहले जब ये हमारे बाई इलेक्शंस हुए थे, तभी से अपनी तैयारी कर रही है
तो ये आप देख सकते हैं कि चुनाव के घोषणा तो अभी हुई है। मोदी जी ने तो अभी आके कहा कि उन्हें ऊना का गन्ना पसंद है, या मंडी की सेपू बड़ी पसंद है, या चंबा गए तो वहाँ पे राजमा का नाम लिया। तो ये सब तब होता है, गंगा जब बनारस जाते हैं तो वो गंगा के पुत्र हो जाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ के लोगों की, उसके कार्यकर्ताओं का लोगों से चूल्हे तक का रिश्ता है। आपके घरों में वो जाते हैं, और अभी से नहीं हुआ है ये चूल्हे तक का रिश्ता कांग्रेस पार्टी का पहले से है। तो ऐसा हमें दिखता है। और मैं अभी हमीरपुर से बिलासपुर और पूरे क्षेत्र में गई हूँ, तो मुझे लोगों की तरफ से बड़ा रुझान दिखता है कि वो बदलाव लाएंगे, वो जुमले की राजनीति पे बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। और एक और बात आपसे करना चाह रही थी कि यहाँ जो पीजीआई है वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर आना था, वो भी नहीं आया है। एक औने पौने एम्स का उद्घाटन किया, उसी एम्स ने एक दिन पहले एक एक्सीडेंट के केस को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं थी। तो एम्स का जो स्तर, जो सपना राजकुमारी अमृत कौर ने देखा था और कांग्रेस की सरकार ने बना के खड़े किए थे, यानी कि वो पूरे भारत में अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा की मिसाल थे, उनका क्या स्तर कर दिया है। वो 40 एम्स की स्थापना की बात करते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर देना, एम्स खड़ा करना नहीं है। ओपीडी नहीं है, कहीं ओपीडी है तो वहां आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट भी हैं तो ऑपरेशन थिएटर नहीं है, सर्जरी के इक्विपमेंट नहीं है, पूरी तरह से कोई भी एम्स ऑपरेशनल नहीं है। तो इन जुमलों पर क्या हम अपने संस्थानों को नीचे गिराते जाएंगे, ये भी हमें सोचना है। और सबसे एक ऐसा मुद्दा जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है और आप सबके भी करीब है, क्योंकि आपके हर एक के घर से एक न एक व्यक्ति फौज में गया है, आपका कोई ना कोई रिश्तेदार हो सकता है खून के रिश्ते। तो इस देश की सेना को कांग्रेस की सरकारों ने बहुत मजबूत बनाया था। हम आज से नहीं, हम बरसों से विश्व की चौथी वायुसेना कहलाते हैं, विश्व की, और विश्व की तीसरी सेना हम संख्या के मामले में कहलाते हैं। तो इस वायुसेना में, जिस वायुसेना में मैं रही हूं 25 साल, उसने 1600 जहाज खरीदे, हवाई जहाज अपने समय के बेस्ट, कुछ फाइटर्स, 500-600 फाइटर्स, 500-600 ट्रांसपोर्ट, 500-600 हेलीकॉप्टर्स, पर कभी ऐसा हल्ला नहीं किया। हमने केवल एयर शो में उनकी गर्जना देखी है। लेकिन अब क्या होता है, 36 जहाज खरीदे 8 साल में। मतलब कांग्रेस का रिकॉर्ड देखेंगे तो 28 जहाज एक साल में खरीदे गए हैं। लेकिन बीजेपी का क्या है, 36 जहाज खरीदे और मेरे ख्याल से तो 3 लाख करोड़ का ढिंडोरा पीटा। तो ये एक जो भावना है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का जो तरीका है, वो साक्षर प्रदेश के लोग समझेंगे। और ऊपर से ले आए अग्निवीर। अब ये अग्निवीर तो पूरे देश की सेना को छलनी कर रही है। इस अग्निवीर से कोई फायदा ना तो युवाओं को होने वाला है, और मैं युवाओं के साथ तो बहुत मेरा ये है ही, भावना है ही, लेकिन देश की सेना को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखना हमारे जैसे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वो 90% वेटरन पूर्व सैनिक जो बीजेपी का नगाड़ा बजाते थे, वो तक आजकल मुझे फोन करते हैं, फोन करके बोलते हैं ये भी बोलो वो भी बोलो। उनसे कहो कि अगर आपको युवा सेना चाहिए थी तो आप कमांडिंग ऑफिसर यंग बनाओ, आप जनरल यंग बनाओ। तो अलग अलग मुझे बताते हैं। और जो लोग बीजेपी की बात करते थे चैनल्स पे आके, वो लोग भी अब उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई आप सेना के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपकी पेंशन काट ली जाएगी। सच बोलने से पेंशन काट लेंगे आप। अगर हम ऐसे डरने लगे इस देश में, तो हमने फिर क्या किया है? कुछ नहीं किया, फिर हम लोकतंत्र हैं ही नहीं। इस डरने में पूर्व सैनिक आ गए हैं, लेकिन उनका यह है कि वो मुझे फोन कर करके बोलते हैं। और मेरा एक छोटा वीडियो मैंने YouTube का बनाया था अग्निपथ के ऊपर, और वो इतना जल्दी वायरल हुआ था, जिस समय जून के महीने की बात है। तो तब लोगों ने मुझे, और ऐसे ऐसे लोग जो मुझसे बात नहीं करना पसंद करते थे, सब आप बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब सेना टूट रही है और इस समय उनका चुप रहना। अब एक सवाल लोग पूछते हैं कि भाई तीनों सेनाध्यक्ष आए थे सामने। बिल्कुल आए थे, कोई नकारना नहीं है हमको, आए थे तीनों सेनाध्यक्ष। पर इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार एडमिरल विष्णु भागवत को, जो नौसेना अध्यक्ष थे, अपमानित करके निकाल दिया था। तो कोई भी सेना का अध्यक्ष अपमानित होके नहीं निकलना चाहता। इस सरकार ने हमारा जो सीनियरिटी का एक पद्धति चलती थी, उसे पूरी तरह तोड़ा है।
जो सेना अध्यक्ष इनकी बात मान जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को पद मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। प्रतिभा नहीं है, सीनियरिटी नहीं है, ये सब जब खत्म हो सकता है तो सेना अध्यक्ष के पास बचता क्या है? ये एक राजनीतिक स्कीम है, क्योंकि बेरोजगारी में हम 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। महंगाई में हमारी खुदरा महंगाई जो है वो अपने आप में 7% और होलसेल जो है वो तो 12%, 13%, 14% तक गई है, तो वो नीचे आ नहीं रही है। आप देखते हैं जहां जहां महंगा दाम नहीं बढ़े हैं वहां क्वांटिटी कम कर दी गई है। अगर ब्रेड है तो ब्रेड की क्वांटिटी कम, मैगी है तो मैगी की कम। तो इस तरह से हम पूरी तरह से हर तरह से घेरे गए हैं। लेकिन किसके कर्ज माफ होते हैं? माफ होते हैं केवल कॉरपोरेट घरानों के। जैसे यहां पर भी एम्स बना तो बाहर के ठेकेदार आए, लोकल किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला? ढूंढ के देखिए, आपको बहुत चुनिंदा लोग छोटे छोटे काम के मिलेंगे, बड़ा पैसा वो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स को गया। तो जो लोकल की इज्जत नहीं करता, वोकल फॉर लोकल नारा बना दिया और उसके बाद लोकल की इज्जत छोड़ दी। तो ये चीजें हैं जो आप भारतीय जनता पार्टी आपको देती है। और मेरा यह कहना है कि कांग्रेस ने कभी एक्स्ट्रा प्रचार नहीं किया, जो किया वो करके दिखाया। और जो मैं स्कीम्स के बारे में, जो गारंटी के बारे में बात कर रही हूं, उनको भी सप्रमाण बात कर रहे हैं हम। तो इन सब बातों को कहते हुए मेरा प्रदेश की जनता से, और जिसमें यहाँ तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 50% नहीं है, पर यहाँ 50% महिलाएं हैं, और ये सोच के मुझे बहुत खुशी भी होती है। तो उन सब से मेरा आग्रह है कि अनुराग ठाकुर ने जरूर ये एक नारी नमन की रैली में कहा कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। किस लिए जिताएं? आप सत्ता पाने तक महिलाओं को नमन करते हैं और उसके बाद महिलाओं को का दमन करते हैं, और जो मेरे प्रदेश में इसका सीधा सीधा प्रमाण है। तो ये सब कहते हुए मेरा वक्तव्य मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। आप सभी के प्रश्नों का स्वागत है। जय हिंद, जय हिमाचल। आपने बोला कि 57 सीट्स की अनाउंसमेंट आज कर दी जाएगी, जो शेष सीटें हैं उनकी अनाउंसमेंट कब तक जो होगा? 1-2 दिन में वो भी हो जाएगी, क्योंकि अब चुनाव 12 तारीख को हैं, तो वो भी हो ही जाएंगे। तो मैं जिस तरह से आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव भी है, तो अनुराग ठाकुर ने एक निशाना साधा था कि किस तरह से इनका चुनाव होगा, जो भी बनेगा वो रबर स्टैंप होगा। क्या कहना चाहिए? कम उम्र में अनुराग ठाकुर को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि परिवारवाद के कारण मिली है। तो आज वो एक लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया पर अगर वो सवाल उठा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि उनके यहाँ आज तक क्या किसी अध्यक्ष का लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है? नड्डा साहब रबर स्टैंप नहीं है कि नहीं है? नड्डा साहब अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? वो वही कहते हैं जो मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं। तो ये जो रबर स्टैंप की बात, और वो नड्डा साहब मनोनीत किए गए हैं, थोपे गए हैं, जबकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक अध्यक्ष बन रहा है जिसको पीसीसी के डेलीगेट्स, एआईसीसी के डेलीगेट्स 9000 लोगों के वोट पड़ेंगे। तो उसके बाद अगर उस पर सवाल करते हैं तो मैं यही कहूंगी कि जिस व्यक्ति को कम योग्यता से ज्यादा मिल जाता है उसके समझ में लोकतंत्र नहीं आता। टिकटों के ऐलान से पहले ही कहीं ना कहीं कांग्रेस में उठा पटक शुरू हो गई है, यूथ कांग्रेस ने इस्तीफों की बात कही है, तो किस तरह से इन चीजों को जो है वो संभालेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि सबकी बात को अभिव्यक्ति मिले। अब अभिव्यक्ति का एक तरीका यह है कि आप उसको पहले आप बातचीत करें, आपस में बातचीत करें। दूसरा तरीका, कुछ लोगों को यह आसान लगता है कि वो उसे पत्रकारों के सामने कर दें और पत्रकार ही उसके सवाल अंदर ही पार्टी से पूछते रहें। लेकिन पार्टी लोकतांत्रिक है, किसी की आवाज दबाई नहीं जाती, सबकी आवाज सुनी जाएगी। और आने वाले कुछ दिनों में आप ये भी देखेंगे कि दल बदल हो रहे हैं, वो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी डर से, नहीं तो लालच से, नहीं तो और किसी तरीके से अपनी तरफ कांग्रेस के समर्पित लोगों को खींच रही है। जो पार्टी दावा करती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में आपको 60% से ज्यादा कांग्रेस ही दिखेंगे। तो पार्टी ही उसकी खुद की ही नहीं है, वो पार्टी वो हमारे पार्टी से खींच के लोगों को ले रही है। तो ऐसे में जो आपने लोकतंत्र की ये आपने जो बात की है कि जो लोगों के बीच में आक्रोश है वो रहेगा और उसके साथ कांग्रेस उससे अपने आप निकलेगी भी और सब कुछ स्थिर भी हो जाएगा। और उसके बाद हम ये चुनाव होते हुए सबको जोश से प्रचार करते हुए देखेंगे। भाजपा जो है वो रिवाज बदलो का नारा देके आगे बढ़ रही है और उनका कहना है कि विकास के नाम पर वोट मांगा जाए। तो विकास किधर है? विकास मतलब किसी व्यक्ति का नाम है क्या? पार्टी का, बीजेपी के किसी नेता का नाम विकास है क्या?
विकास तो नहीं हुआ है। देखिए, जो 6 लेन का हाईवे वीरभद्र सिंह जी ने निचले हिमाचल में बनवाया था और 4 लेन का उन्होंने ऊपरी हिमाचल में भी बनवाया था, उन्होंने कभी ऐसी विभक्तिकरण की राजनीति ऊपर और नीचे के साथ भी नहीं करी। और जब परमार जी जब सबसे पहले वाले थे, तब 250 किलोमीटर की सड़क थी। वीरभद्र सिंह जी ने क्या किया, हर गांव तक, लाहौल स्पीति के किब्बर तक उन्होंने बिजली पहुंचाई और वहां तक सड़कें भी पहुंचाई। आज भी वो दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा गांव है जहां सड़कें हैं। तो कांग्रेस ने करके दिखाया, विकास 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 मुंह से बोलते हैं, सेना 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 मुंह से बोलते हैं, देशभक्ति की फ्रेंचाइजी खोलते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं। ना तो इन्होंने देश की स्वतंत्रता में कोई काम किया, और आज भी ये जो सेना को अंदर से खत्म कर चुके हैं, ऊपर से कहानी सुनाते हैं। और अभी थोड़े देर OROP की बात की थी इन्होंने, कि एक देखिए किताब है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि शौर्य के नाम पर वोट और बाकी सेना के हितों पर चोट। इसमें कम से कम ऐसे 15 पॉइंट्स हैं। आज हमको ECHS की सुविधा तक नहीं मिलती, तो विकास किधर कर रहे हैं? हाँ, उनके अपने लोगों की संपत्ति जो है वो 100 गुना से ऊपर जा रही है। जय शाह की संपत्ति बढ़ रही है, परिवारवाद से वो वहां पहुंचे हैं, नहीं तो वो तो 2 लाइन बोल नहीं पाता। मैंने देखा एक दिन टेलीप्रॉम्प्टर में बोल रहा था घुग्गू की तरह, नॉट एबल टू स्पीक, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तो वो कहाँ विकास हो रहा है? किसका पर्सनल विकास की बात कर रहे होंगे वो शायद। जी, आपका सवाल। भाजपा का कहना है कि आप 10 गारंटियां लेकर आए हैं, जहां आपकी कांग्रेस की सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां इसको क्यों नहीं लागू किया? मैंने आपको प्रमाण के साथ अपना वक्तव्य शुरू किया था। मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में OPS लागू हो गई है, राजस्थान में लागू हो गई है। ठीक है, आप गूगल पे खुद देख लीजिएगा। मैं फौज से भी आती हूँ, मुझे जुमले की आदत भी नहीं है। ठीक है, 2 किलो गोबर जो है, 2 रुपए प्रति किलो गोबर छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है, 10 लीटर दूध की भी जो बात है वो भी वहां से। तो जो चीजें वहां सफल हुई हैं उनकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कद्दावर नेता हर्षवर्धन का ये आरोप है कि सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है। हालांकि आपने कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी है, और नड्डा का आपने कुछ और तुलना यहाँ पर की। ऐसा है, जिन्होंने ये कहा है इसी वक्त टिकट कटा के वो भारत जोड़ो यात्रा में चले जाएं और राहुल गांधी के साथ आराम से आधा घंटा 1 घंटा वॉक कर सकते हैं। जो बात करनी है करिए, सब उपलब्ध है, हम तो सड़क पे उपलब्ध हैं। बोलिए। मैम, परिवारवाद के मामले में आपने बोला, मैम परिवारवाद के मामले में कल पत्रकारों ने जब रानी साहब से क्वेश्चन पूछा तो वो भड़के, क्या आप उचित मानते हैं इस चीज को? देखिए, मेरे पास ना एक लिस्ट है, मैं आपको फटाफट पढ़ के सुनाऊं। हाँ, मैं बीजेपी के परिवारवाद के जो 150 लोग हैं, 150 पूरे नाम तो नहीं पढ़ूंगी, थोड़े में ही आप रोक देना, नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊंगी। तो मैं आपको वही दिखाना चाह रही हूँ। मेरे मध्य प्रदेश में देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान है ना, उनका बेटा है वो तक, कार्तिक चौहान वो भी है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, आकाश विजयवर्गीय हैं। ये देखिए, मैं आपको ये सुना देती हूँ, आप इसके बाद जहां रोकना चाहे रोक दीजिएगा। वेद प्रकाश गोयल चंद्रकांता गोयल से पीयूष गोयल, ठाकुर प्रसाद से रविशंकर प्रसाद, नेकीराम चौधरी से वीरेंद्र चौधरी, मेनका गांधी वरुण गांधी, देवेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान, जरतीलाल गोयल विजय गोयल, रिंचिन खारू किरण रिजिजू, नरेंद्र सिंह तोमर, देवेंद्र प्रताप तोमर, दोरजी खांडू, मतलब मैं लेते जाऊंगी 150 परिवारवाद के उदाहरण। और जय शाह तो आपके सामने है ही। और अभी बेचारे महेंद्र सिंह ठाकुर जी, अपने जल संसाधन मंत्री जी जो हैं, कितने दुखी हैं। लड़का रजत ठाकुर भी लड़ना चाहता है, संजय भंडारी जी कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं। अब क्या परिवारवाद की बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है परिवारवाद की? मैम, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक तरफ तो बात कर रहे हैं युवा को आगे बढ़ाने की, लेकिन दूसरी तरफ मैम निगम भंडारी जैसे कार्यकर्ताओं की टिकट नहीं मिलने पर वो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं।